हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति। हमने राष्ट्रपति का चैप्टर क्लोज कर दिया है ना, उनकी सारी शक्तियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तो आज हम जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति क्या होता है और हमारे देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों होता है ना, किसके लिए होता है। तो जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है हमारे देश के अभिभावक के रूप में कार्य करते हैं, है ना, हमारे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। तो उनका पद कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर मान लीजिए बाई चांस किसी कारणवश राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र देना पड़ता है, या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या फिर उन्हें हटाया गया हो कभी, तो उस वैसी स्थिति में तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली रखना हमारे देश के लिए, है ना, इतने बड़े पद को खाली रखना सही नहीं होगा। इसलिए उस पद को तुरंत ही भरने के लिए क्या किया गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव रखा गया है कि अगर उस उपराष्ट्रपति रहेगा, अगर राष्ट्रपति जी को कुछ भी होता है तो उपराष्ट्रपति जी को तुरंत ही राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। इसलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन कैसे होता है ना। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रपति जी का भी निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचक मंडल करता है। तो उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और कैसे होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य के माध्यम से कराया जाता है ना। संसद के दोनों सदनों के सदस्य के माध्यम से होता है इनका चुनाव। तो हमने क्या देखा था, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या देखा था हमने निर्वाचन में, कि उसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य थे और विधानसभा के विधान मंडलों के भी सदस्य का है ना चुनाव में वो भाग लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं। और जो इसमें निर्वाचित सदस्य हैं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस जो राष्ट्रपति द्वारा अलग से जो इसमें लाए जाते हैं ना, जैसे 12 सदस्य जोड़े जाते हैं, वो भी इसमें चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति से थोड़ा अलग है इनका निर्वाचक मंडल। जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग है। देख ले, प्रक्रिया पद्धति एकदम राष्ट्रपति के ही भांति की जाती है ना। जैसे हमने राष्ट्रपति में की जो चुनाव प्रक्रिया थी उसके बारे में हमने पढ़ रखा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आज डिस्कस नहीं करूंगा। तो मैंने लिख दिया कि राष्ट्रपति के भांति ही इसकी प्रक्रिया पद्धति चुनाव की होती है ना। अब बात आती है योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। भारत का अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो जो पहली योग्यता है वो क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। अगर इतना बड़ा पद है तो उसके लिए किसके लिए रखा जाना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो उसकी आयु होती है वो न्यूनतम 35 वर्ष, है ना। ऐसा क्यों रखा जाता है कि उसका थोड़ा स्वभाव समझ डेवलप हो चुका हो, इसलिए ऐसा माना जाता है न्यूनतम 35 वर्ष उसकी आयु रखी जाती है। और क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, या तो उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है ना। उसके अंदर राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और क्या हो कि वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। अब बात आती है लाभ के पद कौन से हैं ये धारण नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ पे 4 पद ऐसे हैं जो लाभ के पद नहीं होते हैं, संविधान में लिखा गया है। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे राष्ट्रपति होता है, लाभ का पद नहीं होता है। उपराष्ट्रपति भी जो होता है वो लाभ का पद नहीं होता है। और जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो भी लाभ के पद नहीं होते। और जितना हमारा राज्य का मंत्रिपरिषद और केंद्र का मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिमंडल, ये टोटल ये लाभ के पद नहीं होते। उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा क्योंकि वो मंत्री ही होता है। तो ये सब क्या होते हैं, लाभ के पद नहीं होते हैं, है ना। ये समझ में आ गया क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर इतनी योग्यता किसी के अंदर है तो उपराष्ट्रपति का वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के भांति 5 वर्ष का होता है। तो जब राष्ट्रपति जी के सामने शपथ ग्रहण होता है ना कि मैं अपने कार्य का निर्वहन संविधान के अनुरूप करूंगा, है ना, संविधान का ख्याल रखते हुए करूंगा, तो जो शपथ लेते हैं राष्ट्रपति जी के सामने, उसी दिन से ही इनका 5 वर्ष तक कार्यकाल जोड़ा जाता है। तो इनका भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अब बताती है पद मुक्ति, है ना। इनको पद से अगर हटाया जाना चाहिए, हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो एक इसमें लिखा गया है आर्टिकल 67 में इसके बारे में, है ना, लिखा गया है। संविधान में लिखा गया है पद मुक्ति के बारे में आर्टिकल 67 में, ठीक है।
तो क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि राज्यसभा के द्वारा न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस। अभी क्या होता है, तो यहां पे हमने क्या देखा कि अगर पदमुक्ति कराना है उपराष्ट्रपति जी का, तो इसमें सबसे पहले कौन दखल दे सकता है, कौन पहल करेगा? तो राज्यसभा ही केवल पहल कर सकती है। जबकि राष्ट्रपति जी के पदमुक्ति में क्या था कि उसमें राज्यसभा या लोकसभा कोई भी पहल कर सकते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के पदमुक्ति में केवल राज्यसभा ही पहल करती है। ठीक है, अगर राज्यसभा को उपराष्ट्रपति जी को पदमुक्ति से हटाना है तो उनको 14 दिन पहले की पूर्व नोटिस उनको देनी होगी, है ना। जिस दिन वो नोटिस देंगे उसके 14 दिन बाद उनकी पदमुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, और क्या होता है, और कैसे होता है? जो राज्यसभा न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस देती है, इसके बाद कैसे होता है इनका जो पदमुक्त होता है? तो राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों, है ना, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होगा। अब बात आती है तत्कालीन सदस्य क्या होते हैं। तो जैसे देखिए आप, मैं आपको एग्जांपल देके यहाँ पे समझाता हूं, है ना, कि एग्जांपल राज्यसभा में कुल कितने लोग होते हैं? 245 लोग होते हैं, है ना, 245 लोग होते हैं। टोटल संख्या कितनी होती है? 245 होती है। और मान लीजिए कि उस समय 5 सीट खाली है ना, 5 सीट खाली है, 5 सीट। तो क्या होगा? तत्कालीन सीट कितनी हुई? तत्कालीन सीट हम कैसे निकालेंगे कि 245 माइनस 5 नहीं है, तो टोटल कितने हो गए? 240 लोग हो गए तत्कालीन। तत्कालीन में आ गया हमारा 240। अब कैसे होता है प्रस्ताव पारित, है ना, बहुमत कैसे होती है? तो बहुमत मैंने आपको बताए हुए राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कि 50% प्लस 1 और जिसको मिलता है वो बहुमत प्राप्त कर लेता है। तो इसका हम 50% प्लस 1 देखें तो क्या हो जाएगा? अगर मैं तत्कालीन निकालूं तो, है ना, तत्कालीन निकाल रहे हैं तो 240/2, है ना, 50% हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा हमारा 121। तो हमारा बहुमत हो गया। 121 लोग जिसकी तरफ वोट कर देंगे वो बहुमत प्राप्त हो जाएगा, तब ये पारित हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तत्कालीन सदस्य कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकलता है। तो जब 121 लोग, है ना, बहुमत मिल जाएगी तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। प्लस और किसके द्वारा होगा? लोकसभा के सदस्य भी उसमें क्या होने चाहिए? सहमत होने चाहिए, है ना। जो पहल करता है वो राज्यसभा करता है ना, लोकसभा पहल नहीं करता है, लेकिन लोकसभा के सदस्य का भी सहमत होना जरूरी है उपराष्ट्रपति जी के पदमुक्ति के लिए। अब वो कैसे सहमत होते हैं, है ना, सहमत होंगे उनके लिए भी तो प्रस्ताव पारित होगा। तो किस तरह से होता है कि लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। तो हमने साधारण बहुमत और विशेष बहुमत हमने बहुत अच्छी तरह से पीछे समझाया हुआ है ना, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। साधारण बहुमत क्या होता है बहुत बार मैंने समझा चुका हूं, तो आप पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तब जाके जब ये दोनों चीज, है ना, राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों का बहुमत प्लस लोकसभा के सदस्य की जब सहमत हो जाती है, तब हम उपराष्ट्रपति जी को पदमुक्त करते हैं। ठीक है, तब उनकी पदमुक्ति होती है। अब बात आती है, अगर मान लीजिए, है ना, मान लीजिए अब कि उपराष्ट्रपति जी त्याग पत्र देना चाहते हैं, खुद से त्याग पत्र देना चाह रहे हैं, तो किसको देंगे त्याग पत्र? तो त्याग पत्र ऑब्वियस सी बात है वो राष्ट्रपति जी को ही देंगे, है ना। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति जी को देते हैं। अब बात आती है कि जब अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति जी त्याग पत्र दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है ना। तो क्या जरूरी है कि ऐसा संविधान में लिखा गया है कि कितने दिन बाद उपराष्ट्रपति जी का चुनाव फिर से कराया जाए? तो ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है ना, कि अगर उपराष्ट्रपति जी का पद खाली है तो कितने दिनों के अंदर, कितने दिनों के भीतर ही उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना चाहिए। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा लिखा गया है कि 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराना जरूरी है ना, ऐसा संविधान में लिखा गया है। लेकिन उपराष्ट्रपति जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। अगर उपराष्ट्रपति जी का पद खाली है तो ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है कि कितने दिनों के भीतर चुनाव होंगे और किसको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। ऐसा इसकी चर्चा लोग उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। ठीक है, तो त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है।
अब देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति की शक्तियां, है ना, इनके पास क्या क्या शक्ति होती है, उपराष्ट्रपति होते हुए क्या कर सकते हैं। तो उसको हम आर्टिकल के माध्यम से आपको समझाते हैं, जो संविधान में लिखा गया है। इनकी दो शक्ति लिखी गई है संविधान में, ठीक है, आर्टिकल के माध्यम से। आर्टिकल 64 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 65 ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो यहाँ पे हमने लिखना भूल गए कि आर्टिकल 66 के माध्यम से होता है, ठीक है, ऐसा लिखा गया, आर्टिकल 66 संविधान में लिखा गया है, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है आर्टिकल 66 के माध्यम से होता है। अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, है ना, क्या होगा, पदेन सभापति होगा। तो जैसे हमने बताया था कि उपराष्ट्रपति का, है ना, कोई भी इनकी कोई सैलरी नहीं होती, उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं आती है, इनको कोई भी खर्चा, कोई घर निवास कुछ नहीं मिलता उपराष्ट्रपति, है ना, एकदम मान लीजिए कि लाभ पद नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर अब उपराष्ट्रपति जी का खर्चा कैसे चलेगा, है ना, घर कैसे चलेगा, अगर वो उपराष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं, अगर उनको सैलरी कुछ नहीं मिलेगी तो उनका घर कैसे चलेगा। तो उनको दो जिम्मेदारियां मिली हुई है, एक जिम्मेदारी मिली हुई है, क्या मिली हुई, कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का वो सभापति होगा। अब बात आती है पदेन क्या होता है ना, पदेन सभापति क्यों लिखा गया है। तो दोस्तों पदेन इसलिए कहा गया है कि जब राज्यसभा का सत्र चल रहा होगा, है ना, अगर राज्यसभा का सत्र चल रहा है और राज्यसभा की बैठक चल रही है, उसमें जो होंगे हमारे उपराष्ट्रपति, वो सभापति के रूप में कार्य करेंगे वहां पे। तो जब तक वो राज्यसभा के भीतर रहेंगे तब तक उन्हें हम क्या कहेंगे, वो सभापति हैं, राज्यसभा के क्या हैं, सभापति हैं, जब तक कि वो राज्यसभा के भीतर होंगे, बैठक में शामिल होंगे तभी तक। अगर वो बाहर निकलते हैं, है ना, अगर राज्यसभा से वो बाहर निकल गए, ऑफिस से अपने तुरंत बाहर निकले, तो उनको हम सभापति नहीं कहेंगे, तब उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे उपराष्ट्रपति जी, है ना, उनको क्या कहेंगे, उपराष्ट्रपति जी कहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया पदेन सभापति क्या होता है, कि जब तक कि वो, जैसे राज्यसभा का सत्र चल रहा है, जब तक वो राज्यसभा की बैठक में शामिल हो रहे हैं, उसका सभापतित्व कर रहे हैं, तब तक उन्हें हम उप सभापति कहेंगे। अगर वो राज्यसभा के बाहर निकल जाते हैं, ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, राष्ट्रपति कहलाएंगे, उपराष्ट्रपति कहलाएंगे। तो जो इनको सैलरी दी जाती है वो किसके लिए दी जाती है, इस सभापति के लिए दी जाती है ना, पदेन सभापति के लिए दी जाती है इनको सैलरी। जो इनको जो भी लाभ मिलते हैं वो सब इस पद के लिए दिए जाते हैं, सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कह सकते हैं, पूर्णकालिक जो होते हैं सभापति नहीं होते हैं, पूर्णकालिक सभापति नहीं होते हैं। तो अब देख लेते हैं, ये समझ में आ गया आर्टिकल 64 क्या कहता है। अब देखते हैं आर्टिकल 65 क्या कहता है, कि राष्ट्रपति के आकस्मिक कृत्यों का निर्वाह करता है ना। ऐसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि मान लीजिए राष्ट्रपति जी की क्या हो गया, अचानक उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, है ना, अचानक त्याग पत्र दे दिया, या बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, या आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई है, तो उस समय राष्ट्रपति का जो कार्यभार होगा वो कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो इनके दो इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं जिसको हमने आपको बता दिया है। आई होप आपको उपराष्ट्रपति समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, कुछ मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे कल के टॉपिक पे। तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का वहां पे चर्चा की हुई है ना। तो मिलते हैं गाइस कल नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।